सुजाता कुकरेती। एक कहावत है कि खाली पेट जंग नहीं लड़ी जाती, लेकिन पाकिस्तान जंग लड़ने की जगह खाली पेट धमकी देने की नाकाम पॉलिसी पर काम कर रहा है, जो उसके लिए किसी फिदायीन बम से कम नहीं है। और इसीलिए आज सवाल इंडिया का यह है कि जिस पाकिस्तान के पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है, वो परमाणु की बात क्यों कर रहा है? आज बात उस पड़ोसी की जिसका भूगोल और भविष्य दोनों ही खतरे में नजर आता है। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज है, सड़कों पर तेल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं क्योंकि वहां आम आदमी का तेल निकल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ वहां के हुक्मरानों की अकड़ देखिए। कंगाली में आटा गीला होने के बावजूद वो परमाणु कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध अकल्पनीय होगा क्योंकि उनके पास एटम बम है। लेकिन ख्वाजा साहब, क्या बम से आपकी जनता अपना पेट भर लेगी? आपके पास अपनी स्कूली बसों को चलाने के लिए तो पेट्रोल नहीं है और आप भारत को भयानक परिणाम की धमकी दे रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान की याददाश्त कमजोर हो गई हो, शायद इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां की सरकार को आईना भी दिखा दिया है। दरअसल पाकिस्तान की बौखलाहट राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आई। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सीमा पार से कोई भी मिसएडवेंचर यानी दुस्साहस हुआ तो भारत का एक्शन इस बार निर्णायक होगा। यानी अब सिर्फ जवाब नहीं दिया जाएगा बल्कि संपूर्ण हिसाब चुकता किया जाएगा। यह चेतावनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले की बरसी है। पहलगाम में पिछले साल पाकिस्तानी आतंकियों ने बेकसूर भारतीय नागरिकों पर क्रूर हमला किया था। यह सच है कि जब जब पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर टूटता है, वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ ही साजिश करता है। और इस वक्त भी पाकिस्तान ऐसे ही हालात से जूझ रहा है और बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसीलिए आज हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में युद्ध को खत्म करने की बात हो रही है, पाकिस्तान युद्ध भड़काने की बात क्यों कह रहा है? और आज सवाल इंडिया का यह है कि परमाणु वाली गीदड़ भपकी का क्या तेल निकल गया है? क्योंकि बार बार वही धमकी, कोई असर होता है किसी का? गृह युद्ध के कारण युद्ध की भाषा बोल रही है शरीफ सरकार। घर में पहले जो गृह युद्ध वाले हालात हैं, क्या उन पर काम करने की जरूरत नहीं है? सवाल यह है, ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान ने क्या पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है? इसलिए समझ ही नहीं आ रहा बोलना क्या है। कुछ नहीं समझ आता तो हमेशा परमाणु की बात कर देते हैं। निर्णायक एक्शन के बयान से क्या डर गया है पाकिस्तान? और सवाल यह कि घर में पब्लिक घबराए और पाकिस्तान मध्यस्थता कराए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ मध्यस्थता के सोच से पूरी तरह से खुमार में है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमएस बिट्टा साहब, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, हमारे साथ आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं, और इरशाद खान पीएमएलएन के नेता हैं, और मेजर नदीम पाकिस्तान से जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन मैं सबसे पहले आरजू जी आपके पास आ रही हूं और इसलिए आरजू जी और बिट्टा जी को जरा स्क्रीन पे लीजिए। आरजू जी, मैं आपसे पूछूंगी, जब कुछ समझ नहीं आता है तो परमाणु वाली बात बोल दो। घर में तेल बचा नहीं है, हमें अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान का तेल निकल गया है तो शायद वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन बार बार परमाणु। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर स्टेटमेंट देनी भी थी ख्वाजा आसिफ साहब को तो ज़रूर देते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा था उसके जवाब में उनको कुछ तो कहना ही था। लेकिन मेरा ख्याल है कि बार बार न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी या उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उसके बगैर भी बात की जा सकती है, अपना जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहुंचाया जा सकता है। बाकी जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया तो ये सभी जानते हैं, यहाँ पर जिस तरह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है उससे पब्लिक का हाल बुरा है, और शायद अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी या लोगों को किसी दूसरी तरफ लगाने के लिए भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं। हालांकि होना तो इस वक्त ये चाहिए कि पाकिस्तान पूरी तरह से अपने यहाँ जो प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस करे। ईरान का बहाना करके जिस तरह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है तो ये तो सारी दुनिया जानती है कि IMF का डेलीगेशन यहाँ पर आया था
और उन्होंने जो शर्तें लगाई हैं पाकिस्तान को कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ये कंडीशंस माननी होंगी, उस वजह से भी, ये सिर्फ ईरान की वजह से फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ी है, इसमें कहीं ना कहीं IMF की वजह से भी इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ाई है। और ये भी सुनने में आ रहा है आगे शायद और भी करते चले जाएं, तो उसमें पाकिस्तान को अपने अंदर फोकस करना चाहिए और मिनिस्टर्स को भी अगर बात करनी है, भारत को जवाब देना है, ज़रूर दें, लेकिन बार बार न्यूक्लियर वेपन की बात करके ये ज़रूर अपने आप को या अपनी कमज़ोरी को या कह लीजिए कि गलत स्टेटमेंट जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। बिट्टा साहब, ये आतंकवाद, परमाणु धमकी, ये इनके लिए बच्चों का खेल जैसा हो गया है। पूरी दुनिया इस वक्त एक युद्ध की जो गर्मी है उसे महसूस कर रही है, लेकिन इनके लिए आतंकवाद और परमाणु सिर्फ एक खेल है। जब कुछ समझ ना आए तो या तो आतंकवाद की बात और परमाणु की बात छेड़ दो। देखो, अभी आपने कुछ बातें पहले कही, हमारे से पहले आजमी ने कुछ बातें कही। बड़ी कई बार मैं देखता हूं जैसे हम लोगों को अपने देश का फिक्र रहता है, इनको भी अपने देश का फिक्र रहता है, पर ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में बहुत कम। अगर ऐसे लोग वहां सारे हो जाएं तो मैं समझूंगा ये जंग, ये लड़ाई, इसके ये कोई हो ही नहीं सकता। पर एक चीज मैं बता दूं, आज ISI, देखो पाकिस्तान करे ISI और ये सरकार, ये शरीफ, जो उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे पास तो तेल ही नहीं है और चले परमाणु चलाने, तेल इनके पास है नहीं, चले परमाणु चलाने। शरीफ जी के, नवाज शरीफ जी के जो इनके भाई थे, क्या नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने हिंदुस्तान के, सबसे पहले भारत के लोगों को नाराज करके, उनकी जो एक विश्वास है उनको तोड़ करके नवाज शरीफ को राष्ट्रपति भवन में बुलाया, फिर शपथ ली। उसका कारण क्या था? भाई हम प्रधानमंत्री बने, आपका देश भी तरक्की करे, हमारा देश भी तरक्की करे, हम आपका अवाम भी ठीक रहे, हम आगे बढ़े। उसके बाद फिर नवाज शरीफ को मिलने हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके शांति के लिए दुबई से चले गए, मौत का कफन बांध के जिंदा शहीद की तरह बात करके जिंदा शहीद की तरह वापस आए। क्या प्राइम मिनिस्टर वापस आ सकते? मैं एक सवाल का मैं करना चाहता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या हरकत की? पठानकोट, दीनानगर की घटना की, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ISI उनके साथ हमारा कंप्रोमाइज नहीं हुआ। फिर क्या किया? पहलगाम के अंदर हमला, पुलवामा के ऊपर हमला, फिर उसका जवाब हमने दिया। हमने कब पहल की? मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपने को पहल की? पहल तो हिंदुस्तान ने की। आप करो, हम तैयार खड़े। अरे पैसे है नहीं आपके पास, चाइना के इशारों पे सब पे भूख नंगे पड़े हुए हैं, उन पे चलते और चले परमाणु चलाने। क्या हम हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हैं? और सुन ले ये ISI, सुन ले ये सरकार। अब मेरी बहन बैठी है, मैं इनको क्या कहूँ? मैं इनको क्या नहीं बिट्टा साहब, आप इन्हें मत कहिए, आप इरशाद जी को बताइए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार, जी मैं कहता हूँ, मैं ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। हम तैयार खड़े, आजा। पहलगाम में देखा, पुलवामा में देखा, हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ये आज का भारत है, 26 का भारत, और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो वक्त गुजर गया, जवानों को काट देते थे, दिल्ली से पूछना पड़ता था गोली चलाएं। आज प्रधानमंत्री अपने PM हाउस में देखते हैं और गोली का जवाब गोली देती है हमारी हिंदुस्तान की फोर्सेस। आज हिंदुस्तान की फोर्सेस को पूछना नहीं पड़ता, हमारी डिफेंस। बेटा साहब, मुझे लगता है कि जो ये लोग कह रहे हैं, नहीं, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा इरशाद जी, आपको बुलाया ही इसीलिए है। मैं आपसे पूछूंगी, ये बताइए कि हर बार आप लोगों के लिए कोई खिलौना है क्या पाकिस्तान में परमाणु? इस पूरी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है, युद्ध के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है युद्ध खत्म हो, और आप इकलौते हैं जो बार बार परमाणु चिल्लाते रहते हैं। कोई जिम्मेदारी एक परमाणु मुल्क होने की समझता है पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए, जब कोई बच्चा शरारती हो और प्यार से ना माने तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा कि इनको डंडा दिखाना लाजिम है, क्योंकि हर तरह से, देखिए अभी बिट्टा साहब ने कहा कि इन्होंने पहल की हर दफा।
हमने आप हमने देखिए, शरारत क्या की? देखिए, बेटा साहब, नहीं, मैं मेरी बोला बात नहीं सुनिए। दरमियान। आप नहीं, मैं बिल्कुल आपने दरमियान बात में की नहीं बोला। शरारत, आपने बात की शरारत। हमने हिंदुस्तान ने पहलगाम में शरारत की, हिंदुस्तान ने पुलवामा में शरारत की, हिंदुस्तान ने 26/11 में शरारत की, हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट में शरारत की। मैंने नहीं ऐसा ना देखो, गलत बात नहीं। बेटा साहब, सवाल मैंने का बड़े प्यार जवाब से सुना आपको, नहीं। आप मुझे सुनिए ना, सुनिए। नहीं, मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपने हमारे भारत को शरारती कह दिया। नहीं, हमारे भारत को डंडे वाला शरारती कह दिया। आप कुछ भी बोल देंगे, हम बर्दाश्त करेंगे उसको। आप मुझे बोलिए, सुनिए, आपकी बोलिए। बर्दाश्त होगी नहीं, क्योंकि सच सुनने के आप ताकत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, आप दूसरी बोलिए बात ना। आपने की कि अच्छा ठीक है, आपने एक सेकंड क्या एक बोला? सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, सच सुनने मुझे की सुन ले। ताकत नहीं। इरशाद जी, मैं आप बोलिए, आप अपनी आप बात मुझे रखिए। बोलने मैं दीजिए, आपसे आप सिर्फ आगे ये बात बढ़िए। कह रही हूँ कि सच सुनने की अगर आप में ताकत है तो पहले अपनी आवाम की सच सुनिए ना। आपने शायद सुना नहीं जो आवाम का सच मैंने सुनाया। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपने अपनी आवाम का सच सुना जो मैंने सुनाया। काज़मी ने भी बात की। मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। काहे का शोर कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं नहीं, कोई सवाल शोर करूंगा, नहीं है ये। आप मुझसे जवाब लीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। देखिए, बात यह है कि आपको मेरी आवाम की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान एक हसीन मुल्क है। मुझे पाकिस्तान कोई फिक्र पूरी नहीं। दुनिया के एक किस्म का नंबरदार बन के अल्लाह ताला ने बनाया। हम लीडरशिप हमारी ऐसी है कि पूरी दुनिया मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ। मेरे वजीर आजम मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब के तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत, इतनी मोहब्बत करने वाला मुल्क बनाया कि सब तस्फिये के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए बेटा साहब, दूसरी बात यह है, आपने कहा कि जंग में पहल आपने की और फिर मई में हमने आपको ऐसा सिंदूर लगाया, लेकिन आप अरे इतने अरे बेशरम लोग अरे हैं कि आपको सिंदूर का आपके भी चने पता नहीं चबा है। दिए। अरे आपके आपके चने सिंदूर चबा के दिए। बड़े सिंदूर वाले। अरे आपके चने चबा दिए। वो हाफिज था कौन था जिसका सारा परिवार सुआ करके वहीं रख दिया, उसको जिंदा रखा। ये आज का भारत है। आप कहाँ गलत फहमी में, आप किस गलत फहमी में? ये 26 का भारत है, 26 का भारत है। ये किस गलत फहमी में आप घूम रहे हैं? अब देखिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। मैं एम्बेसडर वोरा को भी लाऊंगी, एज कॉमोडोर बहल को भी लाऊंगी डिबेट के अंदर, मेजर नदीम को भी लाऊंगी। आपने जो बात बोली, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियरली बताऊं कि किसी भी तरह से ना सिंदूर का मजाक या फिर उस पर कोई टिप्पणी मैं यहां पर बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली हूं। आप उंगली दिखाकर बोलते रहिए, आप जोर जोर से चिल्लाने का ये नाटक करते रहिए। दिस इज ये यहां चलने नहीं वाला है, क्योंकि उसकी जो मार है वो अलग है। मैं तो आपकी बात, मैं आपको, और मैं बड़े आराम से बोल रही हूं ये बात इरशाद अहमद साहब, क्योंकि हमारे लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उनको हमें चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना आपका काम है। आप परमाणु रोज चिल्लाते हैं, आप चिल्लाइए परमाणु। पूरी दुनिया देख रही है, एम्बेसडर वोरा, पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का मजाक बना दिया है। इस समय जब पूरा दुनिया एक युद्ध को झेल रही है, ये परमाणु मजाक है इनके लिए। हर समय ये परमाणु बम बोलने लगते हैं, कोई भी बात हो ये परमाणु निकाल लेते हैं। अपनी जनता की, आवाम की समस्याएं सुलझाइए, परमाणु रखिए अपने घर में। एम्बेसडर वोरा। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बहल साहब भी हैं, बेटा साहब हैं, और ये जिहादिस्तान उर्फ पाकिस्तान से भी 1-2 लोग हैं। ये तो उंगली दिखाने वाला जो है, और ये कहता है जब बच्चा शरारती होता है, शायद इसके अब्बू ने बहुत ठोका होगा इसके पिछवाड़े में, तभी बाल भी सारे इसके झड़ गए। मुझे मालूम नहीं है इसके साथ बचपन, ये उंगली हिलाता है और तो कुछ करता नहीं है। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ बेटा, अगर कभी नागासाकी, हिरोशिमा जाने का इनको मौका मिले, वहां जाके देखिए उन लोगों की क्या हालत है आज तक। दूसरी बात, इनका एक फॉर्मर हाई कमिश्नर होते थे दिल्ली में, कोई शिट नाम था, बाशिट ऐसा ही कुछ शिट नाम था। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, एटॉमिक हमला। इसका भेजा फ्राई हो गया है। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ये कहने वाली बातें होती हैं। और वो टीवी पे जो मोहतरमा उसकी इंटरव्यू कर रही थी, कहती है अब्बू आज ही कर दीजिए। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। हमने कभी कहा है कि हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे आपके अगेंस्ट? किसी के अगेंस्ट नहीं। हम कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी नहीं। लोग बहुत ही एक्सपीरियंस मैच्योर देश है, हम ये चीजें नहीं करते। और एक चीज आपको बता देता हूँ, इनका एक भुट्टे वाला प्राइम मिनिस्टर होता था, उसका नाम मैं बुढ़ा हो गया, नाम भूल जाता हूँ। तो भुट्टे वाला ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। वो थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया, बन गया, और अभी घास खा रहे हैं। तो ये चीजें अगर ये समझ जाए, ये जो बिना इसके हैं, तो अगर इनको कुछ अकल आ जाए शायद उसमें,
थोड़ा सा फायदा इनको होगा। फाइनली बेटा मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा देश ये है, मेरा देश वो है, और यार आंखें खोल, जाके देख तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ पे है, जाके देख कितने देशों में आपको बिना वीजा के इजाजत मिलती है, जाके देख भारत को कितने देशों में बिना वीजा के इजाजत। और अभी जो हॉर्मुज के ऊपर जो बात हुई है, अभी इंग्लैंड ने जो किया था, भारत का स्टेटमेंट देख, और आप लोग जो उसकी तरफ कहते हैं उसको देख, कितनी सराहना हुई है जो हमने कहा है वहां पर। सो दीज आर थिंग्स, मुझे मालूम है आप जलते हैं। और फाइनली बेटा एयर कमांडर बहल साहब और आरजू जो हमारी बेटी यहाँ बैठी हैं, मेरी अभी मुलाकात हुई है किसी विदेशी जगह पर, एक आपके एक्सपर्ट आए थे तो कहने लगे हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो एक ही लोग हैं। तो मैंने कहा फिर अलग क्यों हुए थे आप? अगर एक ही लोग हैं। फिर खामोश हो गया, कहता चलिए चाय पीते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जवाब तो दे दो, अगर हम एक ही लोग हैं। आपका मुल्ला तो कहता, क्या नाम उसका, वो पिंजड़े वाली मुनिया, हम दो नेशन हैं, हम दो ये हैं। सर मैंने पूछा कि आप कह रहे हम एक ही हैं, तो फिर अलग आप मैं एक बार जरा एयर कॉमोडोर को तो यही मैं कहना चाहता था। बेटा थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस विषय को उठाया है। बार बार परमाणु नहीं सर, मैं इस बात को वाकई महसूस करती हूँ कि अगर किसी को हमला करने का अधिकार है, इनके बार बार पीठ में खंजर घोंपने के बाद, वो तो भारत है। ये बार बार आतंकवाद का सहारा लेकर आतंकवाद फैलाते रहे हैं दुनिया भर में। कोई नहीं भूला है कि ओसामा भी इनके घर में ही मिला था, लेकिन इस सब के बावजूद भारत कभी परमाणु का जिक्र नहीं करता। एम्बेसडर वोरा, मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा आपने, हमने कभी परमाणु को मुद्दा नहीं बनाया। हम कभी नहीं कहते कि हम न्यूक्लियर स्टेट है, परमाणु गिरा देंगे, परमाणु हमला हो जाएगा, परमाणु युद्ध होगा। ये इनकी भाषा है, क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं है। मेजर नदीम, इस दुनिया, आप सुन रहे थे अभी मैंने कुछ पाकिस्तानियों की बयान सुनाए थे जो तेल को लेकर इतने परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि इतना तेल का दाम बढ़ गया है कि हम ना बाइक निकाल पा रहे हैं, ना गाड़ी निकाल, कुछ चला ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। मुझे लगता है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए पाकिस्तान में, नहीं है क्या? आपकी नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल बचा है कि प्रायोरिटी वो होनी चाहिए कि लोगों को जो है रिलीफ मिले, लोगों के ऊपर अननेसेसरली जो है इस तरह से बर्डन जो किसी वॉर का है वो ना डाला जाए। और अगर गवर्नमेंट जहाँ तक उनको सब्सिडाइज कर सकती है उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली देखिए, आपको पता है हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी काफ़ी फ्रेजाइल है और वी आर ट्राइंग, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको इम्प्रूव करने की, और इंशाल्लाह जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे जैसे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि उभर रहा है, और इस वक्त भारत जिस तरह से इररिलेवेंट होता जा रहा है तमाम सीन से, और डिप्लोमेटिकली उसका फेलियर है। जिस ज़माने में शायद ये हमारे भाई वहाँ पे होते होंगे तो उस वक्त ये इनकी डिप्लोमेसी अच्छी होती होगी, लेकिन अभी जो डिप्लोमेट्स हैं इनके वो सारे फेलियर हैं। पाकिस्तान एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर आ चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा इशू उसमें पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। चाइना को भी उसमें इंक्लूड किया हमने, और वहाँ से भी 5 नुकाती एजेंडा आ गया है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते क्या है, आप क्या चाहते हैं कि इसको हम शोकेस में रख दें, ये जो हमने परमाणु बम बनाया है? नहीं तो क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं मेजर नदीम? नहीं, आप क्या चाहते हैं? शोकेस में रख दें? नहीं, आप ये सवाल भी पूछ रहे हैं मेजर नदीम कि हाँ आप क्या चाहते हैं, हम इस परमाणु का क्या करें? क्या करते हैं देश? परमाणु बम बनाने के बाद क्या परमाणु गिराने के बारे में सोच रहे हैं आप? देखिए, हम हथियार लगा के फिरने वाले लोग हैं, आपको पता है 1200 परमाणु क्या घर में रख दें? ये सवाल पूछ रहे हैं आप, ठीक है? ये जो तो आप क्या चाहते हैं? परमाणु हमला करना चाहते हैं आप? तो हम भी परमाणु लगा के फिरेंगे। यही भाषा, इसी भाषा की मैं बात कर रही हूँ। यही गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसकी वजह से अमेरिका तक बोल रहा है कि पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट से सबको खतरा है। आपको समझ बात ये कि आप लोग यहाँ पे फौजी बैठे, आप सेना में रहे ना या नहीं रहे? देखिए, और आप लोगों को यही बताया जाता है कि जब हमें लगेगा हम परमाणु फेंक देंगे, परमाणु चला देंगे। इनसे पूछे, यही ट्रेनिंग है आप लोगों को। बैठे हुए हैं, इनसे पूछे कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या होता है। एक सेकंड, एयर कॉमोडोर बहल के पास में जाऊंगी। नो सर, आपने जो बयान दिया ये आपकी सोच दिखाता है। एयर कॉमोडोर बहल, मुझे एक बात बताइए, यू आर अ डेकोरेटेड ऑफिसर सर, आप मुझे ये बताइए, आप लोग सेना में, भारतीय सेना में, क्या हम लोगों को ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान पे परमाणु चला देंगे? जबकि ये तो डिजर्व करते हैं कि हम इन पर हमला करें। इन्होंने जिस तरह से भारत के ऊपर हमले दर हमले किए हैं, आतंकवाद फैलाया, लेकिन भारत कभी ये नहीं कहता है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हम हथियार लगा कन्वेंशनली के- स्ट्रॉन्ग देश होते हैं, जो मजबूत देश होते हैं, वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन एज अ फर्स्ट यूज की बात ही नहीं करते। बिल्कुल। हमारी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन के अंदर बहुत क्लियर है, ये सेकंड स्ट्राइक में ही होगा। अगर हमारे देश पे कभी हमला होता है न्यूक्लियर वेपन से, तभी हम हमला करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमें इस कॉन्टेक्स्ट को देखना। मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। जो राजनाथ सिंह ने बोला था, राजनाथ सिंह ने जो बोला था सैनिक सम्मेलन में, भारत की डिटरेंस डॉक्ट्रिन को बताया था, डिटरेंस डॉक्ट्रिन को, ना कि हम पाकिस्तान पे कल हमला कर देंगे। उनकी डिटरेंस डॉक्ट्रिन इस तरीके से शुरू होती है कि अगर जो न्यूक्लियर वेपन का सहारा लेते हुए अगर आप कोई आतंकी हमला हमारे देश में करते हैं तो उसका जवाब बहुत मजबूती से दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। ये हमारी डिटरेंस डॉक्ट्रिन है, ना कि ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन न्यूक्लियर वेपन्स की है। दूसरी चीज और बहुत अहम चीज, जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये अकल्पनीय है, इनकंसीवेबल है, ये वो लोग हैं जो अंदर से भयभीत है। ये कोई आत्मविश्वासी वाली स्टेटमेंट नहीं होती कि जैसे आसिम मुनीर जी आप बताएं ना, हमारा न्यूक्लियर अरे मेरे एक को सेकंड, बोलने- कॉमोडोर बहल बोल एक रहे हैं। मिनट, मेजर नदीम, एयर आपको कॉमोडोर मैंने बहल बोल रहे हैं। आपका यही तो प्रॉब्लम है, जहां नाक जरूरी नहीं है वहां भी लगा देते हैं आप। तो कहीं ना, अब जैसे ईरान के उसमें लगे हुए हैं ना। एक चीज मैं आपको, मेरे को बोलने का मौका दीजिए, आपको ही मिला था। हाँ, दूसरी चीज ये आती है कि जब भी कोई इस बात का नाम लेता है कि अकल्पनीय है, जैसे कि आसिम मुनीर ने जाके टैंपा के अंदर कहा था कि अगर हम डूबने लगेंगे तो आधी दुनिया को साथ लेके जाएंगे। क्या मतलब है? ये डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग। हम डूबने जाएंगे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। और दूसरी बात आ जाती है कि इसी चीज का सहारा लेते हुए ये आतंकवाद को पनपने देते हैं अपने देश के अंदर, ताकि इनकी आर्मी जो है रूल कर सके। आर्मी बहुत रिच है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 44% लोग जो पाकिस्तान के हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भूखे मर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए। चाहे वो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनके रहमो करम पे रह रहे हैं। मैं इनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, जो शहबाज शरीफ ने अभी कही थी, वो तीसरी बार कही थी, एक बार नहीं, तीसरी बार। उन्होंने ये कहा था कि हमें बहुत शर्म आती है जब मैं जाता हूं आसिम मुनीर के साथ दूसरे देशों में भीख मांगने और उनसे कहता हूं कि हमारे को रहमो करम करो। ऑन रिकॉर्ड है सर बयान, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 3 बार का। और उसके बाद क्या हुआ, उसका सेकंड स्टेटमेंट जो था आसिम मुनीर का, माफ कीजिएगा, शहबाज शरीफ का, वो ये था कि अगर हम जब मांगते हैं तो जो इनकी पॉलिसीज है, रक्षा की नीतिज है, जो आर्थिक नीतिज है, वो दूसरों के हाथ में गिरवी हो जाती हैं। नाम भी लिया उन्होंने, UAE का लिया, सऊदी अरेबिया का लिया, चीन का लिया, कतर का लिया। और जो लोन उनको वापस देने हैं तो वो अपनी आर्मी को गिरवी रखवाने को भी तैयार हो जाते हैं। ये तो आजकल बड़े तुर्रम खां बन के घूम रहे हैं, कह रहे हैं हम तो मध्यस्थता करा रहे हैं, हम तो जंग सुलझा रहे हैं। जंग सुलझाने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की बातें करते हैं भाई। बिल्कुल, देख लीजिए आप जरा। देखिए, जो ईरान कह रहा था, बहुत क्लियरली ईरान कह रहा है कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, हमें युद्ध को रोकने वाला चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए। दूसरी चीज, कोई गारंटी दे। और तीसरी चीज, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे आगे कभी भी इजराइल और अमेरिका उन पे हमला ना करे। अरे पाकिस्तान किसकी गारंटी देगा? वो कहेगा कि मैं न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा अमेरिका के ऊपर, मैं गारंटी देता हूं। ये बयान बकायदा अमेरिका का भी और इजराइल दोनों देशों का आया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश, न्यूक्लियर स्टेट, सबसे बड़ा खतरा है, और वो इसीलिए कहा है क्योंकि ये हर बार न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें करने लग जाते हैं। वहीं इजराइल ने भी ये कहा है कि जिस देश की खुद की गारंटी नहीं है वो दूसरे को गारंटी क्या देगा भाई। अब मैं एक बार मैं जरा ये दाम बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बेटा साहब आप भी सुनिएगा, आरजू जी सुनिए। अब मुझे बताइएगा भी अगर मैं गलत बोल रही हूँ कि कैसे वहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जरा ये मैं चलाना चाहती हूँ। पहले जो पेट्रोल के दाम थे 321 रुपए, वो बढ़कर अब 458 हो गए, 137 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हाई स्पीड डीजल की भी बता दीजिए, 335 से अब 519 हो गया है। ये पेट्रोल के दाम वहां पर बढ़ गए हैं, इसी वजह से अब सोचिए 519 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल वहां अगर मिल रहा है, तो फिर लोग वहां पर क्यों नहीं कहेंगे कि हाहाकार मचा हुआ है। और वो ये भी पूछेंगे आरजू जी कि आप तो मध्यस्थता करा रहे हैं, तो आपके यहाँ पे क्यों प्राइस बार बार बढ़ रहे हैं? आप तो मध्यस्थता करा रहे हैं, आपके यहाँ तो आसानी से तेल आना चाहिए, आपके यहाँ तो दाम नहीं बढ़ने चाहिए, फिर ये क्या हो रहा है?
देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो ये कि हमारे यहाँ जो प्राइस बढ़ रही है उसकी वजह सिर्फ ईरान वॉर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पर जो IMF वालों का जो प्रेशर है वो भी है। IMF का जो डेलीगेशन आया था उसने भी कहा था कि फ्यूल प्राइस बढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पर ये चीज़ भी चल रही है। साथ ही साथ रिस्पेक्ट के साथ मैं एयर कमोडोर साहब से कहना चाहूँगी कि फील्ड मार्शल साहब ने जब बात की थी कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे, तो सर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं की थी। आपको शायद मालूम ही होगा हमने आधी दुनिया से कर्जा ले रखा है, अगर हमें कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली डूब जाएंगे। शायद हो सकता है वो ये कह रहे हो, लेकिन आप लोग क्योंकि हर बार न्यूक्लियर वेपन पे चले जाते हैं तो शायद आपको ऐसा लगा हो। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट को जो है वो देखना ये है कि अपने लोगों को रिलीफ कैसे दें, और ये ईरान का बहाना करके जो प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, तो इनको क्या लग रहा है कि ये 1971 है, पब्लिक को पता नहीं लगेगा, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी बता देंगे। अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। लोगों को छोटे से छोटे टाउन में भी अगर आप जाएं तो लोगों को पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ेंगे, हर चीज़ की प्राइस हाई हो जाएगी, और उसका रीज़न ये ईरान वॉर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में दुनिया में कहीं भी वॉर हो रही हो, हमारे ऊपर सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है। जो कुछ होता है ये कह देते हैं जी उस कोने में लड़ाई हो रही है और इधर लड़ाई हो रही है। अपने आप को देखते नहीं, अपनी पॉलिसीज को देखते नहीं, और इस वक्त भी यही कुछ चल रहा है। और जितने भी हमले हुए हैं उनके बाद, ये मैं स्क्रीन पर चला भी रही हूँ, जरा इसे चला दीजिए, कैसे बार बार परमाणु का जिक्र किया है। ये हैरानी की बात नहीं है। मैं जिस बात पर बार बार आती हूँ, ये देखिए पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है, आरजू जी आपसे मैं बात कर रही हूँ, कैसे 1990 में बेनजीर भुट्टो ने परमाणु हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। ये 90 से दिखा रही हूं मैं। 99 में करगिल युद्ध के दौरान कई बार कहा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे। 2019 में फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की बात कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर आसिम मुनीर ने परमाणु इस्तेमाल की बात कही। तो ये इनके लिए ऐसा लग रहा है कि एक कोड वर्ड बन गया है, जब कुछ ना समझ आए तो परमाणु कर दो। और ये बिट्टा साहब के पास एक बार जाऊंगी मैं, एक बार ये जरूर पूछूंगी आपसे, मेजर नदीम और बिट्टा साहब को लीजिए जरा। मेजर नदीम, ये जो मैं बात कह रही हूं, ये परमाणु वाली धमकी सर आज के समय में जब लोग वाकई युद्ध में अपनी जान गंवा रहे हैं और दुनिया भर में उसका असर पड़ रहा है, उस समय जब आप ये कहते हैं हम तो युद्ध रुकवाने के लिए जाते हैं, तो एक सुर में दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। युद्ध भी रुकवा रहे हैं और फिर बार बार परमाणु भी कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। देखिए युद्ध जो है ना, ये जो आप बात करिए, ये रुकती ही उस वक्त है जब अगले को पता होता है कि अगर उसने पंच मारा तो दूसरा 2 पंच मारेगा। ठीक है, तो उसको याद रखिए। ये डेटरेंस कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, और आर्मी लैंग्वेज में टैक्टिक्स के अंदर भी इसको डेटरेंस कहा है। ये डेटरेंस है, इस डेटरेंस को ही हमने उभारना है और ये बता देना है। देखिए हमारा $9 बिलियन का बजट है डिफेंस का, आपका $88 बिलियन का बजट है। आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके बावजूद हमने रिस्पॉन्ड किया है और हमने ये बता दिया है कि आप अगर फोर्सेस लेकर आए, देखिए मैं इन्फेंट्री का, मैं यही कह रहा हूँ कि एयर कमांडर साहब को पहले का नहीं पता कि फोर्सेस जब आर्मर्ड के साथ ब्रिज हेड बनाती है किसी की सरहद के ऊपर और असॉल्ट लॉन्च करने लगते हैं, आर्मर के साथ इन्फेंट्री फॉलो इन जोन करती है, तो हम कभी भी उसको असेंबल नहीं होने देंगे, क्योंकि किसी भी असॉल्ट फॉर्मेशन के लिए उनको लाखों में जमा होना होता है। तो हमारे पास परमाणु ही है कि उनको वेपराइज कर देंगे, आपकी जितनी फौज आएगी वहां पे हम आने ही नहीं देंगे। उसकी वजह है कि हमारी विड्थ बहुत छोटी है। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? हमारी विड्थ बहुत छोटी है। मेजर नदीम, ये जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया अभी, यही आप अभद्र नहीं है सर, ये अभद्र नहीं है, ये इनकी सोच ही यही है। ये सोचते, ये सोते जागते, यही सपने देखते रहते हैं। तभी मैं कह रही हूं कि यू आर द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया में डेटरेंस शब्द का आपने इस्तेमाल किया। सुनिए नदीम साहब, डेटरेंस के लिए ना सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो न्यूक्लियर डेटरेंस के संदर्भ में ही कही जाती है। आपने न्यूक्लियर बम बनाया जिससे आप आगे युद्ध रोक सके, डेटरेंस, और आप उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। एयर कॉमोडोर, न्यूक्लियर इसलिए बनाया कि आगे जाकर कोई हमला ना हो, युद्ध ना खिंचे, क्योंकि सब न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन ये इसलिए है कि ये सोचते हैं, ये सपने देखते हैं कि हम न्यूक्लियर बम गिरा दे कहीं किसी दिन।
देखिए सुचरिता जी, 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। मैं इनकी तरह पर्सनल लेवल पे अटैक नहीं करूंगा, बिल्कुल मत करिए। मैं सिर्फ लॉजिक की बात करूंगा। सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, यानी कि उसकी वैल्यू तब तक है जब तक उसका इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि वो युद्ध को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैसे इनको मैं मेजर साहब को बताऊं, कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में मैं चीफ स्ट्रेटेजाइजर था, तो और वहां पे हमने बुलाया था पाकिस्तान के एम्बेसडर को भी और पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर को भी। उन्होंने तब भी यही राग अलापा था जो आज, ये मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूं, तब भी उन्होंने यही राग अलापा था जो मेजर साहब अलाप रहे हैं। आप देखिए ऑपरेशनल सिंदूर के अंदर हमने आज तक कभी नहीं बात की न्यूक्लियर वेपन्स की। हमने ऑप सिंदूर अपनी धरती के अंदर रहते हुए उन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है जिससे उनके मल्टीपल बेसिस, 11 से 12 बेसिस, 4 से 6 रेडार, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 9 टेररिस्ट ठिकाने, हमने सब पे हमला किया। हमारा एक भी आर्मी का सोल्जर, और जो ये मुझे आर्मर्ड कोर की टैक्टिक्स बता रहे थे, मैं आर्मी वॉर कॉलेज में भी इंस्ट्रक्टर रह चुका हूं, इनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन वहां पे हमारे आर्मी के टैंक्स ने 1 इंच भी पाकिस्तान के अंदर नहीं गए। हमने तो मोबिलाइज भी नहीं किया, ये लोग मोबिलाइज कर चुके थे ऑफ सिंदूर में। हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि हमने मोबिलाइज भी नहीं किया, और हमने जाके उनके घर के अंदर घुस के सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाके हमले किए, घुटने टेक दिए थे 80 घंटे के अंदर, भागते हुए आए थे, अमेरिका के पास गए थे। ये हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 314 किलोमीटर का। और इनको क्या ये बात करते हैं वॉर की, ये बात करते हैं 1971 में 1000 सोल्जर्स ने। देखिए मैं ये जानती हूँ और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहती हूँ कि इस वक्त जब दुनिया में एक युद्ध चल रहा है तो मैं जानती हूँ मेरी सरकार की प्राथमिकता क्या है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों तक जो तेल है, जो गैस है, वो आसानी से पहुंच सके, उसके दाम न बढ़े, उसके लिए वो काम कर रही है। इनमें से कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति ये कह सकता है इनकी सरकार की प्राथमिकता ये है? नहीं कह सकते हैं ये। और मैं एक बार बिट्टा साहब आपके पास आऊंगी, क्योंकि उनकी प्राथमिकता चाहे ये किसी भी समय में रहे, हमेशा ये रहती है कि कैसे ये आग लगा सकें दूसरे देशों में। भारत में इनकी प्राथमिकता यही है। युद्ध के समय में भी ये कैसे शांति दूत बन सकते हैं भाई? बराक ओबामा जी ने क्या कहा था? हाँ, ये पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, यही कहा था। जब 370 धारा हटी, कौन सा दुनिया का देश इस पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ? पूछना चाहता हूं, तुर्की, अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, तुर्की, चाइना, अमेरिका, कहां से हथियार अपने मेड इन इंडिया ने इनको रगड़ के रख दिया। ये आज का भारत है जनाब। बातें करनी मैं अपने देश में करूं, आप करें, बड़ी आसान है, पर ये आज का भारत है। ये सरदार साहब ने अभी बोला, एक्सपीरियंस है इनको फौज का। तो नदीम जी सामने बैठे, जवाब दे पाए इनका जवाब दे पाए? परमाणु, आपने सही कहा, भारत ने कभी नहीं कहा, क्योंकि भारत एक मजबूत मुल्क, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, वहां जो सही है भारत के अंदर, अगर फॉरेन मिनिस्टर प्रसाद जी सही है तो फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। ये आपकी तरह नहीं है चुनाव लड़ा के किसी को वहां पे खड़ा कर दो जिसको कुछ पता नहीं। ये आज का भारत है। अजीत डोभाल, हिंदुस्तान के सुरक्षा एडवाइजर, अभी आपने मूवी देखी होगी, पाकिस्तान की करतूतें दिखाई। ये कहते हैं आतंकवाद। एक सुनिए, ये पंजाब के अंदर रोज ड्रोन भेजा जाता है, रोज हथियार बेचे जाते हैं, रोज नार्को टेररिज्म भेजा जाता है। क्या हरकतें, शरारत हमें कहते हैं? हम शरारती हैं? शरारत तो पाकिस्तान करता है। क्या हमने ड्रोन भेजे पाकिस्तान में? क्या हमने नार्को टेररिज्म फैलाया पाकिस्तान में? क्या हमने हथियार भेजे पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहता हूँ, हमको शरारती भारत कहते हैं? ये भारत जनाब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से बना हुआ ये भारत है। ये वो भारत है। जिस भारत को कमजोर मत समझो। अगर कोई देश के ऊपर आफत आई तो ठोक करके जवाब देंगे। और आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखना, ये हिंदुस्तान के अंदर देख लो, आज नक्सलिज्म 3 महीने का टाइम दिया अमित शाह ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, 3 महीने में नक्सलिज्म खत्म, 370 धारा खत्म, 26/11 की घटना। आपकी हिम्मत है, कभी करके दिखाओ। वही ठोके वही जवाब देंगे। ये आज का भारत है जनाब। हम कहेंगे ना, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच लिया। हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान ये हमको धमकी देता है।
बातें करनी बड़ी चैनलों में आसान होती है। देखिए, मैं तो एक चीज ये पूछना चाहती हूँ ईमानदारी से आरजू जी से भी। अभी इस दौरान जब आप बोल रहे हैं बिट्टा जी, जब आप बोलते हैं आप दिल से बोलते हैं और मुझे लगता है वो आवाज वहां तक भी पहुंचती है। मैं आरजू जी जरा ये बात बताइए, जो खबर आ रही है कि यूएई अपना कर्ज वापस मांग रहा है, ये कितनी सच है? यूएई ने कह दिया कर्ज हमारा बहुत हो गया, वापस करो, इतना पैसा नहीं दे सकते तुम्हें। देखिए, ये न्यूज़ मैंने भी अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखी है। अभी इसमें कंफर्मेशन कोई नहीं आई है कि ऐसा कहा गया है या नहीं, क्योंकि ये मीडिया में आके थोड़ी कहा जाता है, ये तो सरकारों से कहा जाता होगा। आपकी सरकार पैसे पे पैसे ले ही जा रही है, वापस करने का नाम नहीं ले रही है। नहीं, वो तो बिल्कुल सरकार कर रही है, लेकिन ये कि यूएई ने इस तरह से कोई डिमांड की है, उस पर कहीं ना कहीं तो न्यूज़ आएगी। पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या कहीं पर तो बताया जाएगा। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है उन्होंने मांगा हो, क्यों नहीं मांगेंगे। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान ने कर्जा लिया है तो वापस भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं चलनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के साथ कोई क्लैश है भी, कोई बात का जवाब भी देना है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का जिक्र करना, मैंने तो किसी और कंट्री को नहीं देखा, किसी भी कंट्री को जो न्यूक्लियर पावर हो और वो बार बार अपने न्यूक्लियर पावर होने का जताते रहते हो। हमें तो ये बताया गया था बचपन से कि जी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है तो अब हम बड़े मजबूत हो गए, हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हमसे ज़्यादा खतरा तो हमारे न्यूक्लियर वेपन को रहता है। कभी लगता है ईरान ना उठा के ले जाए, कभी कहते हैं सऊदिया ना उठा के ले जाए, कभी कहते हैं अमेरिका ना ले ले। मैंने तो किसी और कंट्री में ऐसा नहीं सुना कि न्यूक्लियर वेपन उठा के कोई ले जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग थोड़ी अक्ल करें, जिसकी के मेरे ख्याल है कि हमें ज़रूरत है, लेकिन हम उस तरफ देख नहीं रहे। पर ये अकल करें आप जो कह रही हैं, इरशाद जी समझ नहीं पा रहे हैं। आप कह तो रही हैं कि थोड़ी सी अकल करें, लेकिन इरशाद जी समझ नहीं रहे। इरशाद जी, आधे घंटे से झूठ सुन रहा हूँ, आधे मिनट का सच सुन लीजिएगा। पहले तो ये है कि आपने मुझे कहा, हमारे पाकिस्तान को कहा कि हमारा पेट्रोल महंगा है, हमारे गैस महंगी है, हमारे तेल महंगा है। खुदा की कसम, फिर भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात तो मैं ये कर दूं आपको, बस यही तो सच है। यही तो आपको सुनिए, मुझे आधा मिनट नहीं सुना ना आपने, यही तो आपको घोल के पिलाया जा रहा है। सुने, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। अब बोलने दे, सुने आप जरा, हिम्मत रखे थोड़ी सी। हाँ, बहुत हिम्मत है। दूसरी आरजू अभी कह रही थी, ऑल फॉल बोल रही थी कि मेरा एटॉमिक बम उठा के कोई ले जाए, किसी के बाप की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सरहद की तरफ देखें आरजू, अगर आपको नेशनलिटी चाहिए, खुदारा चली जाइए हिंदुस्तान, लेकिन ऑल फॉल मत बोलिए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान अजीम पाकिस्तान, देखें आपके लिए तालियां बजाते हैं लोग, दुश्मन है, असली दुश्मन है पाकिस्तान के ये बोरा साहब जैसे, बार बार आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। और मुझे नहीं, आपको तकलीफ इस बात से हो रही है कि आपके लिए बोरा साहब ताली नहीं बजा रहे? आपको तकलीफ इस बात से है कि बोरा साहब आपके लिए ताली नहीं बजा रहे, या आपको तकलीफ इस बात से है कि आरजू सच बोलने की हिम्मत रखती हैं? जो हिम्मत आप हमें कह रहे थे, वो आपके मुल्क में बैठी एक महिला हिम्मत रखकर सच बोलती है, आपको उससे तकलीफ होती है? मुझे पता है, उससे तकलीफ है आपको? बेटा साहब को बड़ी प्रॉब्लम हुई जब मैंने कहा कि शरारती बच्चा अगर प्यार से ना माने तो उसे डंडा दिखाना पड़ता है। तो मैं अब डंडा दिखाना पड़ता है, मैंने कोई हिंदुस्तान का नाम तो नहीं लिया, मैंने एक मिसाल दी। ये काजमी जी है ना, इनको बना दीजिए पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। ये जंग होगी नहीं, अपने मसले हल कर देगी। मैं आपको ये बताऊं, ये शरारती मुल्क आप है, शरारती मुल्क पाकिस्तान की ISI है। हम शरारती मुल्क नहीं, बर्बाद करती हम अजीम पाकिस्तान है, को बर्बाद करती है, हम बर्बाद करने वाले। दिखाया आपको, सिंदूर में दिखाया, सिंदूर में आपको बताया पाकिस्तान कितना अजीम है। झूठ बोले आपके घर में घुस करके अजहर का परिवार मिट्टी में मिला दिया, अजहर को जिंदा रखा, अजहर को जिंदा रखा। तुम देख, तेरा परिवार मिट्टी में मिल गया। ये आज का भारत है, कहाँ बैठे हो आप? संदूर ऑपरेशन तुम लोगों के चने चबा दिए। आज भी संदूर ऑपरेशन जारी है, जारी रहेगा। एक गोली चलाओगे, 100 गोली का जवाब हम देंगे। अब मैं एक बार देंगे, अपने देश के अंदर से देंगे। ये आज की भारत की डिफेंस पॉलिसी है। देखिए इरशाद, मैं ये बात इरशाद जी आप ही से कहना चाहती हूँ कि आरजू जी जो कह रही हैं वो आप ही के हित में और आप ही के हक में कह रही हैं। वो बात अलग है कि आप लोग इस हक को, इस हित को समझते ही नहीं है। ये जो बार बार, और आपका जो ये आप कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं अमेरिका उठा ले जाएगा, इजराइल उठा ले जाएगा,
वो खुद से नहीं कह रही है, अमेरिका ने आपसे आपके लिए कहा है कि आप बहुत खतरनाक मुल्क है और आपका न्यूक्लियर बम खतरनाक है, क्योंकि आपके यहाँ पर ये जिम्मेदारी किसी के हाथ में है ही नहीं। कब किसके हाथ में लग जाए न्यूक्लियर बम, ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये रेपुटेशन है आपकी सर, ये रेपुटेशन है आपकी, और आप उस रेपुटेशन को और पुख्ता करते हैं दिन भर दिन। ये बार बार कह करके परमाणु। आरजू बोलना चाह रही है, आरजू जी बोलिए। हाँ जी, मैं बस एक लाइन बोलना चाह रही थी। आप गौर से देखिए, जब जब इरशाद साहब आपके शो में आते हैं, जहां ये झूठ बोलते हैं, इनका कैमरा उल्टा हो जाता है। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि इनका कैमरा भी नहीं सह पाता इनके झूठ को। नहीं, और झूठ नहीं, सीधी बात। अच्छा आरजू आप हंस रही हैं, मैं इरशाद जी इतने गुस्से में ऐसे देखिए क्या क्या आपको बोल गए। आपको कह रहे हैं नागरिकता ले लीजिए। यहाँ पर सच और आईना दिखाने का रिवाज है ही नहीं पाकिस्तान में कि कोई सच बोल ले। एम्बेसडर बोल रहा, सच नहीं बोल सकते यहाँ पर जो परमाणु चिल्लाते रहे वही है सबसे बड़े इस देश के नेता। कहना चाहता था, ये मेहमान जो डंडा दिखाते हैं बच्चों को, सर जरा पढ़िएगा, भारत में बहुत सख्त कानून है चाइल्ड अब्यूज के। हम डंडा नहीं दिखाते, हम प्यार से समझाते हैं। आप डंडे की जो बात करते हैं, शायद आपको बहुत मार पड़ी होगी बचपन में चाइल्ड अब्यूज का, अभी खुद ही आप कह रहे हैं कि हम डंडा दिखाते हैं। सर समझ जाइए, आपको पता भी नहीं आप क्या कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी चरस खा के आते हैं, लेकिन जब इनके शो में आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, सोच समझ के बात करिए। यही आपके शब्द आके आपको काटेंगे सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डंडा मत दिखाइए, अपने आप को दिखाइए डंडा, अगर दिखाना है किसी को। नहीं, वो जो कहावत है ना सर, एक उंगली आप उठाते हैं तो चार आपकी तरफ होती हैं, वो इनके साथ हमेशा फिट बैठता है, क्योंकि हमेशा उंगली दिखा रहे होते हैं, ये बिना सोचे कि इनकी तरफ ही उठ रही है, और वही उंगलियों को याद दिला देती हैं आरजू जी, तो इनको इतनी तकलीफ हो जाती है। लेकिन ये मैं बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से कह रही हूं कि जब पूरी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है, तो जिन देशों के पास परमाणु है उन्हें उसकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और गर्व से कहती हूं कि भारत इसे समझता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क सिर्फ खतरा पैदा करते हैं दुनिया के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और बड़ी खबर आपको बताऊं, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। कुछ और समय में हॉर्मुज को खोल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं और काफी धन कमा सकते हैं। क्या ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा? तो बड़ी खबर आज सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं तेल निकाल सकते हैं, धन कमा सकते हैं। क्या ये दुनिया के लिए बड़ा फायदा होगा? यानी हॉर्मुज को लेकर अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हॉर्मुज से हम निकल जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हॉर्मुज खोल दे ईरान, नहीं खोलेगा तो हम बड़ा हमला करेंगे। आज वो फिर कह रहे हैं हॉर्मुज को लेकर कि दुनिया के लिए बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हॉर्मुज से हम बहुत सारा तेल निकाल सकते हैं। अब बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।